पिछले वीडियो में हमने ओसीडी के लक्षणों और इसके कारणों को समझने की कोशिश की थी। आज बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। यूडेमोनिया क्वेस्ट में हमारी कोशिश रहती है कि आपको डिटेल्ड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को देखिए ताकि आप ओसीडी के बारे में समझकर किसी की मदद कर पाएँ, और वीडियो को शेयर करके ओसीडी के बारे में लोगों को अवेयर करने में भी हमारी हेल्प कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हमारी बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकती। और शुरू में तो बैंक से आकर नहाकर या कपड़े बदलकर सेटिस्फाई हो जाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का घर आना भी अखरने लगा। उनके जाने के बाद वो सोफ़ा, कुर्सी, फर्श और दरवाजे के हैंडल सब साफ करते। सब कुछ का असर उनके बेटे पर पड़ा। वो बच्चा हमेशा ही दूसरे बच्चों से अलग रहा। आज भी वो अपने कमरे में बंद रहता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं, डिप्रेशन का शिकार। कोई मिसहैप घटना से रिलेटेड, कोई वायलेंस से रिलेटेड कोई घटना, जैसे कि कहीं मेरा गैस सिलेंडर बंद करना भूल तो नहीं गया, गैस बंद करना तो नहीं भूल गया। उसको लगता है कि अगर गैस ऑन रहेगा तो पता नहीं क्या कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। या मैंने ताला चेक किया, बंद किया कि नहीं किया। जो दिमाग में आ रहे हैं वो ऑब्सेशन है, और जो उसके इसको रिलीव करने के लिए जो एक्ट किए जा रहे हैं वो कंपल्शन। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ओसीडी के सिम्टम्स और कारणों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर इसके डायग्नोसिस के बारे में बताइए। देखिए, डायग्नोसिस में वैसे जो दो तरह के हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, DSM-5 या ICD-10 और अभी नया 11, उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो आपके ऑब्सेशंस हैं, यानी इंट्रूसिव, रिपीटेटिवली थॉट्स, इम्पल्सेस और इमेजेस, और आपके कंपल्शंस हैं, ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा करते हैं। ये और साथ में दिन भर में आपका 1 घंटे से ज़्यादा का समय इसमें ज़ाया होता है, तो हम उसको लेबल करते हैं। और ये जो फीचर्स हैं ये किसी और बीमारी की वजह से, जैसे सब्सटेंस यूज़ है या कोई ट्रॉमा वगैरह है, फिज़िकल ट्रॉमा, ब्रेन इंजरीज़, इनकी वजह से ये सिम्टम्स नहीं हैं, तो हम उनको OCD क्लासीफाई करते हैं। सर, तो जैसे आप कह रहे हैं कि एंग्जाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, तो अगर सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं तो किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है? देखिए, अगर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, उनको हम सेपरेटली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन के साथ में OCD है या OCD के बाद में डिप्रेशन हुआ है। लेकिन जो दूसरी कंडीशंस हैं, फिज़िकल कंडीशंस हैं या ट्रॉमाज हैं, उसके इन्फ्लुएंस में, जैसे कई बार सब्सटेंस की इन्फ्लुएंस में भी कोई अगर साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं तो वो एट्रीब्यूटेड टू सब्सटेंस रहती हैं। इंडिपेंडेंट डायग्नोसिस उसके साइकेट्रिक का नहीं बनता है। सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं लेकिन उसका रीज़न अलग है। सर, OCD के डायग्नोसिस के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि OCD का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत लोग जो इससे, मतलब दोनों तरह के लोग हैं कि इससे प्रभावित हैं, वो लोग इसको डिज़ीज़ समझते भी नहीं हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो मतलब अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं फार्माकोथेरेपी की बात करता हूँ। इसमें जनरली हम SSRIs करके ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं वो यूज़ करते हैं, या SNRIs भी यूज़ करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर केसेस के अंदर हम एंटीसाइकोटिक्स भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। सर, ये SSRI और SNRI क्या है? ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हैं जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहलाते हैं ये, यानी ये सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस तरह की मेडिसिन्स होती हैं। और दूसरा जो है वो साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में हम CBT यूज़ करते हैं। CBT के अलावा जो यूज़ किया जाता है वो ERP होता है। ERP में एक्सपोजर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है, यानी कि आप जैसे ही बार बार कंटेमिनेशन के बाद हाथ धोते हैं, तो कंटेमिनेशन के बाद में जो हाथ धोने की प्रक्रिया है उसको डिले किया जाता है या उसको बंद करवाया जाता है, और ये एहसास कराया जाता है कि भाई देखो, आपने हाथ नहीं धोया तो उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो धीरे धीरे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई, हाथ नहीं धोऊंगा तो भी चलेगा। तो वो एक्सपोज़र हुआ, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था, जो उसका कंपल्शन था, उसको हमने प्रिवेंट किया।
तो ये एक थेरेपी है ERP। एक थेरेपी होती है हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, जिसमें जो हैबिचुअल मानते हैं अपन कि अपन ने शुरू में देखा था कि रीजन्स में हैबिट फॉर्मेशन में ऑल्टरेशंस हुए हैं, उन ऑल्टरेशंस को करेक्ट करना एक ट्रेनिंग है। उसके अलावा फैमिली सेशंस हैं या माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और बहुत अभी कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि बहुत अगर रेजिस्टेंट OCDs हैं या कॉम्प्लिकेटेड OCDs हैं, उनमें RTMS भी ट्राई किया जा सकता है। सर ये RTMS क्या है? रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके? जी, मैग्नेटिक फील्ड का OPD या डे केयर टाइप बेसिस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पेशेंट को किसी तरह का कोई एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट नॉर्मली आता है, थेरेपी लेता है और वापस नॉर्मली घर चले जाता है। RTMS किस तरीके से वर्क करती है? देखिए क्या है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनके अफेक्ट होने से डिजीज़ेज़ होती हैं, तो जैसे डिप्रेशन में भी हमने कहा था कि RTMS का यूज़ कर सकते हैं, और OCD में भी। तो ये जो ओरिजिन ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, इनके ब्रेन में लोकेशंस अलग अलग हैं, तो उनको स्टिमुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड से स्टिमुलेट करना उस पर्टिकुलर एरिया को, जिससे कि वो स्टिमुलेट होगा। तो जैसे मान लो डिप्रेसिव फेज है, वो एरिया पर्टिकुलर स्टिमुलेट होगा तो एक तो अच्छी चीज़ होगी, एलिवेट होगा मूड। ऐसे ही OCDs में पर्टिकुलर एरियाज़ पे जब हम काम करेंगे तो जो वो इंट्रूसिव थॉट्स बार बार आते हैं वो सप्रेस होंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग ब्रेन एरियाज़ में अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करता है या वहाँ पर वो काम करता है। सर क्या OCD के ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट का भी यूज़ किया जाता है? जी देखिए, बहुत सारे जो साइकेट्री मेडिसिन हैं वो बहुत सारी कॉमन हैं, जो हम उनको एंजियोलिटिक्स या एंजाइटी में भी यूज़ करते हैं, उनको डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, उनको OCD में भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जो डोजेस हैं और उस क्लास के अंदर, उस ग्रुप के अंदर अलग अलग जो दवाइयाँ हैं उनका इफ़ेक्ट डिप्रेशन पे या टाइप ऑफ डिप्रेशन पे या OCD पे, तो पर वो ग्रुप लगभग वो है जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं। तो दोनों तरह की इसमें यूज़ आ सकती हैं। सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट को लेकर के लोगों को ये लगता है कि वो इन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो कहीं से सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जैसे कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें से कुछ सही होती है, कुछ नहीं भी होती, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो उसको पढ़ करके अगर उनको लगता है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो सोचते हैं कि ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहिए, बजाय ट्रीटमेंट के उन्हें लगता है कि OCD के साथ रहना ही बेहतर है। देखिए, डिपेंडेंट होना उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपने एक कोई दवाई ली और उस दवाई का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, उस इफ़ेक्ट को पाने के लिए आप दवाई की मात्रा को बढ़ाते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप इस दवाई पे डिपेंडेंट हो गए। अब अगर मान लीजिए कि कोई ब्लड प्रेशर की इलाज ले रहा है, तो क्या वो उस पर डिपेंडेंट हो गया है? क्या डायबिटीज़ का कोई इलाज ले रहा है तो क्या वो उस पर डिपेंडेंट हो गया? ऐसे ही जो मात्रा, जिस मात्रा पे आपका रिस्पॉन्स आया है और उसी मात्रा पे आप चल रहे हैं और कुछ समय बाद उस मात्रा को डिक्रीज़ किया जाता है या कम करने की कोशिश की जाती है, तो इसको आप डिपेंडेंस नहीं मान के इसको इलाज मानिए। और ये हो सकता है कि इलाज का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा हो सकता है ना। तो इसको डिपेंडेंस नहीं मान के इलाज के तौर पे लिया जाना चाहिए। ये एक गलत इसको वर्ड दिया गया है डिपेंडेंस, एक्चुअल में ये डिपेंडेंस नहीं है। सर हाँ, अभी आपने जिक्र किया तभी मैं सोच रही हूँ कि लोगों की डायबिटीज़ की दवा चलती है, वो पूरी लाइफ चलती है, हाइपरटेंशन की चलती है, लेकिन उसके बारे में वो ये नहीं सोचते कि डिपेंडेंस है। पर शायद चूँकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये लेबलिंग नहीं चाहते कि उन्हें इस तरीके की कोई समस्या है, तो शायद इसीलिए वो इसको ये मानते हैं कि ये डिपेंडेंस है इन दवाओं के ऊपर। जी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप जैसे लोग इस अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, आई थिंक सोसाइटी इस चीज़ को समझेगी और इसको भी सामान्य जो बाकी जो बीमारियां हैं, फिजिकल इलनेसेस हैं, उनके हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेंगे। सर लोगों से कभी बात होती है तो वो ये बोलते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट से सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं,
और अभी आपने बताया कि ओसीडी में भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन में फिर ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए क्या होता है कि इनिशियली जब इनिशिएट करते हैं तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उनमें ब्लैक लेबल वार्निंग होती है जिसमें इनिशियल फेज के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो ये वार्न किया जाता है, उनको बताया जाता है अटेंडेंट्स को कि भाई इस वक्त जब शुरुआत की है और जब तक इसका इफ़ेक्ट आना शुरू है, कभी कभी इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं, जिनको काउंसल किया जाता है कि भाई पेशेंट को काउंसिल करते हैं, घर वालों को काउंसिल करते हैं कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, और कुछ समय बाद में वो थॉट्स ट्रीटमेंट के साथ ख़त्म हो जाते हैं। सर एक बात और है जो लगभग हर वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पहली बात तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर मान लीजिए वो ये एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि उनके साथ कोई दिक्कत है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाट्रिस्ट के पास चले भी जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी सुधार हो जाए और इनकी दवाओं का असर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस बीच में अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट या कोई साइड इफ़ेक्ट, मान लीजिए कोई उन्हें नींद ही ज़्यादा आने लगती है, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये दवाएं जो हैं वो बेकार हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर जो हैं वो ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट का तरीका ठीक नहीं है, फिर वो डॉक्टर चेंज करते हैं या फिर वो दवा जो ले रहे होते हैं उस दवा को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का फिर उसके बाद दिक्कत ज़्यादा लगती है, वो फिर डॉक्टर से मिलते हैं, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन चलता रहता है, कभी वो दवा बदलते हैं या छोड़ देते हैं, कभी डॉक्टर चेंज करते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, इसके बारे में आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरह की कोई आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या मेडिसिन की वजह से कोई दिक्कत आ रही है या रिस्पॉन्स की वजह में कोई दिक्कत आ रही, तो अपने डॉक्टर को, जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे पुराने या नए, उसको इस चीज़ के बारे में शेयर किया जाए कि साहब ये प्रॉब्लम आई थी और इसलिए हम दवा को डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। दूसरी बात ये कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी एंजाइटीज़ हैं या दूसरे मेडिसिन हैं, इनका असर आने में थोड़ा समय लगता है। जो पब्लिकेशंस भी कह रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस की, कई बार 3 से 6 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते का समय लगता है जो एक्चुअली इनका रिस्पॉन्स, फुल रिस्पॉन्स आए। तो तब तक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर कोई विशेष या अन्य दिक्कतें आती हैं तो अपने जो साइकियाट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे आप खुल के इस बारे में बात करिए, और ऑप्शंस, दवाइयों के ऑप्शंस में भी बात करिए कि साहब इसमें नींद ज़्यादा आती है, इसमें मुझे ड्राउजी फील होता है, इसमें ऐसा फील होता है, तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे कि भाई ऐसा कुछ। कई बार क्या होता है कि थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट, गैस्ट्राइटिस या थोड़ा सा इंक्रीज इन एंजाइटी, इस तरह के 2-3 दिन ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो आपको एश्योर करेंगे कि 2-3 दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे, या वो डोजेस को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बट ओवरऑल थोड़ा पेशेंस और अपने डॉक्टर के साथ में संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ। जी सर, क्या ओसीडी के ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी कोई रोल है? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का रोल बिल्कुल एक सपोर्टिव रोल जो है वो हर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर काम में आता है, हर फिज़िकल इलनेसेस के अंदर काम में आता है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है इन जनरल कि हम अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त रखें, खान पान को विशेष तौर पे, लाइट एक्सरसाइजेस, योगा, ये जो चीज़ें हैं वो हमें उसमें रखनी चाहिए, जिससे हम अपने मन को थोड़ा संयमित रख सकें और चीज़ों को समझने की और उनको टॉलरेट करने की या उससे कोप करने की जो कैपेसिटी है उसको मैच कर पाएँ, और जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको भी इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो इफ़ेक्टिव होता है और जल्दी काम करना शुरू करता है। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सर जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने कहा है कि फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स या फ्रेंड्स जो हैं वो उन्हें समझाएं, कोई उनके आसपास अगर इस तरीके का उन्हें पेशेंट लगता है और उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाएं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो किस तरीके से समझाएं, क्योंकि कई बार जो डिप्रेशन का या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का जो पेशेंट है वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसके साथ दिक्कत है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो समझाना चाहता है वो पहले उस डिज़ीज़ के बारे में समझे, और एक जो बिहेवियर या जो रेपो है उसके साथ में ये
मैसेज उसको कन्वे होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझ रहा है और आपकी हेल्प करना चाह रहा है, आपको जज नहीं कर रहा है और वो एम्पैथेटिकली इस चीज़ को रखेगा। कई बार ये होता है कि मैं बता दूंगा, फिर ये दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा, पूरे उसमें फैल जाएगा, है ना। ये इस तरह की जो चीज़ों से बड़ा वो डरता है, तो उनको अगर ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये बात हम तक ही रहेगी और मुझे एक्चुअल में हेल्प की आवश्यकता है और हेल्प मुझे मिल जाएगी, तब वो शायद आपकी बात को बहुत अच्छे से समझें। तो जो हेल्प करना चाहता है वो उस डिजीज़ को समझे, अपने बिहेवियर पैटर्न को, और उनके साथ में रेपो इस्टेब्लिश करके उसकी हेल्प करें, तो ज़रूर उसके उचित फल मिले। थैंक यू सो मच सर, आपने ओसीडी के बारे में हमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई। मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मुझे बहुत नई बातें जानने समझने को मिली, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ अच्छा सीखने समझने को मिला होगा, और इससे वो अपनी लाइफ में जो है बेनिफिट उठा पाएंगे, किसी की मदद कर पाएंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ओसीडी पर 2 पार्ट्स में जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करके ओसीडी पर अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपका एक शेयर किसी को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे जल्दी आपके लिए उस टॉपिक पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आने की। हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूडेमोनिया क्वेस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि अपलोड होने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।